सुने, मेरे ब्लाउज का हुक फंस गया है। आप इसे खोल दे। ये एक नहायत साफ और रवानी से अदा की गई आवाज थी जिसने कमरे की खामोश फिजा में एक अजीब सा इर्ताश पैदा कर दिया था। मेहराब जो चंद लम्हे पहले उसे इंतहाई गुस्से से ये बावर करवा चुका था कि वो जाकर अपने कपड़े तब्दील कर ले और इसे किसी किस्म की कोई उम्मीद वाबस्ता ना रखे, क्योंकि वो इस जबरदस्ती की शादी को नहीं मानता। वो सोफे पर बैठा अपने मोबाइल की स्क्रीन पर बेध्यानी से उंगलियां फेर रहा था और अपने दिमाग को पुरसुकून करने की नाकाम कोशिश कर रहा था। उसे लग रहा था कि वो इस तोतली लड़की को उसकी औकात याद दिलाकर खुद को एक फातिहा साबित कर चुका है। लेकिन ड्रेसिंग रूम से आने वाली एक रवानी से भरपूर आवाज ने उसके दिमाग के सारे खमियों को झंझोर कर रख दिया था। उसके हाथ मोबाइल की स्क्रीन पर जम गए और दिल की धड़कन एक लम्हे के लिए रुक सी गई। उसने बेसाख्ता अपना सर उठाकर ड्रेसिंग रूम के बंद दरवाजे की तरफ देखा। उसे लगा शायद उसके कान बज रहे हैं या उसके थके हुए दिमाग ने कोई वहम पैदा कर दिया है। लेकिन फिर ड्रेसिंग रूम से दोबारा वही दिलकश आवाज उभरी, प्लीज इसको खोल देना। उसे बहुत तंग किया हुआ है, काफी देर से खुल ही नहीं रहा। इस बार अल्फाज मजीद वाज़ेह और तोतलेपन के किसी भी शायबे से मुकम्मल तौर पर पाक थे। मेहराब को लगा जैसे किसी ने उसे जोरदार करंट लगा दिया हो। वो एक झटके से सोफे से उठा और उसकी आंखों में शदीद हैरानी और गुस्से का तूफान उमड़ आया। ये तो बिल्कुल सही बात कर रही है, इसकी जुबान में तो कोई लकनत ही नहीं है। ये सोचते मेहराब के अंदर एक आतिश फशा फटा जिसने उसके तमाम हवास पर गुस्से की गहरी चादर तान दी थी। वो लंबे और गजबनाक कदम उठाता ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ा और बिना दस्तक दिए एक ही झटके में दरवाजा खोल के अंदर दाखिल हो गया। मिशाल आईने के सामने खड़ी थी। उसका भारी अरूसी दुपट्टा एक तरफ रखा हुआ था और वो अपने ब्लाउज की पिछली हुक के साथ मुसलसल उलझ रही थी, जिसने उसे वाकई में बहुत तंग कर रखा था। उसकी खूबसूरत कमर का कुछ हिस्सा आईने में आया था और वो इस वक्त दुनिया माफिया से बेखबर अपनी ही उलझन में मुब्तला थी। मेहराब को आईने में देखते उसने इत्मीनान से सांस ली और मुड़कर उसे देखने लगी। अच्छा हुआ आप आ गए, ये मुझसे नहीं खुल रही। मिशाल ने इंतहाई सादगी और रवानी से बात मुकम्मल की और फिर एकदम से उसकी सांस वहीं अटक गई। उसने आईने में मेहराब की सुर्ख और गजबनाक आंखों का अक्स देखा तो उसे अपनी भयानक गलती का शिद्दत से एहसास हुआ। वो बेध्यानी में अपना वो राज खुद ही खोल चुकी थी जिसे उसने इतनी मेहनत से छुपाया था। मेहराब की आंखों में इस वक्त जो वहशत और गुस्सा था वो किसी को भी खौफजदा करने के लिए काफी था। मेहराब तेज कदमों से चलता उसके बिल्कुल करीब आया और इससे पहले कि मिशाल कुछ समझ पाती उसने मिशाल के बाजू को सख्ती से पकड़ा और एक जोरदार झटके से उसे अपनी तरफ मोड़ा। मिशाल का तवाजुन बिगड़ा और वो सीधा मेहराब की सीने से आ टकराई। तो तुम तोतली नहीं हो, तुम मेरे साथ ड्रामा कर रही थी। मेहराब की आवाज में एक ऐसी काट और गुराहट थी जिसने ड्रेसिंग रूम की दीवारों को भी लड़सा दिया था। उसकी गिरफ्त मिशाल के बाजू पर इतनी सख्त थी कि मिशाल को अपनी हड्डियां टूटती हुई महसूस होने लगी। मतलब मुझसे झूठ कहा गया, मुझसे और मेरे पूरे खानदान से इतना बड़ा धोखा किया गया है। मेहराब गुस्से से भड़क रहा था, उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। मिशाल की आंखों में एक लम्हे के लिए खौफ उभरा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने जल्दी से अपने आप को संभालने और दोबारा वही ड्रामा रचाने की नाकाम कोशिश की। नहीं, हमें तो तोतली, वो लफ्ज भी मुश्किल से अदा कर पा रही थी। मिशाल ने बुरी तरह लड़खड़ाते अपनी जुबान को जबरदस्ती अटकाते हुए कहा, लेकिन अब तीर कमान से निकल चुका था और मेहराब शाह जैसा तेज दिमाग इंसान अब उसके किसी भी झूठे बहाने को मानने वाला नहीं था। मेहराब ने एक तलख और जहरीली मुस्कुराहट के साथ उसे देखा। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जिसने मिशाल की झूठी अदाकारी को वहीं दफन कर दिया। अब ये तोतलेपन का ड्रामा बंद करो मिशाल, वरना मैं वो कर गुजरूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकती। मेहराब ने उसका बाजू मजीद सख्ती से पकड़ा और उसे ड्रेसिंग रूम से बाहर की तरफ खींचा। मिशाल ने मजाहमत करने की कोशिश की, लेकिन मेहराब के गुस्से और मर्दाना ताकत के सामने उसकी एक न चढ़ी। मेहराब उसे खींचता बेडरूम की बीचों बीच लाया और एक जोरदार झटके के साथ उसे बिस्तर पर पटक दिया। मिशाल बिस्तर के नरम गद्दे पर गिरी और इससे पहले कि वो संभल कर उठती, मेहराब ने अपना एक पाँव बिस्तर पर रखा और उसके ऊपर जरा सा झुक गया। उसका चेहरा मिशाल के चेहरे से महज चंद इंच के फासले पर था और उसकी गर्म और गजबनाक सांसें मिशाल के चेहरे से टकरा रही थी।
कमरे की फिजा में अजीब सा तनाव फैल रहा था। सच सच बताओ, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है और ये सब क्या है? अब तुम्हारा कोई झूठ नहीं चलेगा। मेहराब की आवाज ने मिशाल को हिलाकर रख दिया। उस वक्त उसके लहजे की तपिश मिशाल का खून जमाने के लिए काफी थी। क्यों झूठ बोला तुमने कि तुम तोतली हो? और तुमने ये सारा खेल क्यों खेला? मिशाल ने अपनी नजरें चुराने की कोशिश की, लेकिन मेहराब ने उसकी ठोड़ी को सख्ती से पकड़कर उसका चेहरा अपनी तरफ मोड़ा। तुम मुझे जानती नहीं हो मिशाल। अगर तुमने मुझे सच ना बताया तो मैं इस घर में वो तमाशा लगाऊंगा कि तुम सारी जिंदगी याद रखोगी। मिशाल का सांस भारी हो रहा था और वो मेहराब की इस अचानक यलगार से पूरी तरह से घबरा चुकी थी। मेहराब का दिमाग उस वक्त पूरी तेजी से काम कर रहा था। वो उड़ती चिड़िया के पर गिरने वाला इंसान था और उस वक्त वो माजी की तमाम कड़ियों को एक दूसरे से जोड़ रहा था। और उसकी आंखों में अचानक एक चमक सी उभरी। उसे मिशाल की आंखों में मजीद गहराई से झांका। मेरे तक ये बात पहुंचाने वाली भी तुम ही हो। मेहराब के इस इंकशाफ पर मिशाल का रंग एकदम सफेद पड़ गया। मेहराब ने गहरी सांस ली और उसके चेहरे पर एक फातिहाना मगर गसीली मुस्कुराहट उभर आई। अब मुझे सब समझ आ रहा है। वो जो मेरी दोस्त की बहन ने मुझे बताया था कि ज्ञानी हाउस की बेटी तोतली है, वो खबर तुमने ही उड़ाई थी। और जाहिर है इस बात का मकसद यही था कि वो बात मुझ तक पहुंचे और फिर मैं अरमान भाई को बताऊं। और मेहराब कड़ी के साथ कड़ी जोड़ता मिशाल का खून सुखा रहा था। मिशाल को लग रहा था जैसे उसके सारे राज बेनकाब हो रहे हैं। वो एक आम सी लड़की नहीं थी जिसके सामने गुस्सा करने से वो डरकर रोना शुरू कर देती या मुआफिया मांगने लगती। मिशाल की रगों में भी उसी ज्ञानी खानदान का खून था जो अपनी जिद और अना के लिए मशहूर थे। जब मिशाल को एहसास हो गया कि उसकी चोरी पूरी तरह से पकड़ी जा चुकी है और मेहराब के सामने मजीद ड्रामा करना या उससे डरना उसकी अपनी जात की तस्लील है, तो उसके अंदर छुपी हुई अकड़ और जिद ने सर उठा लिया। उसने एक गहरा सांस लिया और मेहराब की गिरफ्त से खुद को आजाद करवाने के लिए एक झटका दिया। वो बिस्तर से उठी और मेहराब के बिल्कुल सामने जाकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में अब खौफ की जगह एक बिला की खुद एतमादी और चैलेंज था। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं तोतली नहीं हूँ। मिशाल की आवाज कमरे में गूंजी और उसमें बिला की रवानी और काट थी। उसने अपनी आंखों में आंखें डालकर मेहराब को देखा, जैसे उसे खुली जंग की दावत दे रही हो। मैंने ड्रामा किया था और मैंने ये खबर उड़ाई थी। अब बताओ, क्या जानना चाहते हो? तुम और क्या कर लोगे? मिशाल की इस अकड़ और बेबाकी ने मेहराब के गुस्से को मजीद आंच दे दी थी। वो लड़की जिसे वो एक मजबूर और तोतली लड़की समझ रहा था, वो तो हकीकत में एक तेज तरार और शातिर दिमाग की मालिका निकली थी जिसने उसके पूरे खानदान को उंगलियों पर नचाया था। मेहराब ने अपने दांत पीसे और उसकी मुट्ठियां मजीद तन गई। तुमने मेरे खानदान की इज्जत के साथ खेला है। तुमने मेरे भाई की जिंदगी तबाह की है और तुम मुझसे पूछ रही हो कि मैं क्या कर लूंगा? मेहराब की आवाज में अब जुनून था। मिशाल ने एक तंजिया मुस्कुराहट के साथ अपना सर झटका और अपना दुपट्टा दुरुस्त किया। मैं किसी की जिंदगी तबाह नहीं की। जो कुछ किया अरमान ने खुद किया, उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। और रही बात तुम्हारी, तो तुम भी कोई दूध की धुले नहीं हो। मिशाल का अंदाज ऐसा था जैसे वो मेहराब को बिल्कुल खाते में न ला रही। मेहराब के कदमों में खड़े होकर भी उसने अपनी नजरें झुकाने के बजाय सीधा मेहराब की आंखों में वो बगावत दिखाई थी जिसने मेहराब को एक लम्हे के लिए हैरान कर दिया था। मिशाल, तुमने एक मासूम और तोतली लड़की का रूप दहाड़ कर हम सबको बेवकूफ बनाया है और अब इस डिटाई से अपनी गलती मानने के बजाय मुझ पर अकड़ दिखा रही हो। मेहराब ने एक कदम और आगे बढ़ाया जिससे मिशाल को मजबूरन पीछे हटना पड़ा। मिशाल ने अपने हाथों को सीने पर बांधा और एक तंजिया मुस्कुराहट के साथ मेहराब की हालत का जायजा लिया। मैंने कोई धोखा नहीं दिया, मैंने तो बस अपना दिफा किया था। और अगर तुम लोगों के अंदर इतनी अकल नहीं थी कि हकीकत जानने की कोशिश करते, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मिशाल के हर लफ्ज में एक ऐसी काट थी जो मेहराब के गुरूर को बराह रास्त चैलेंज कर रही थी। मेहराब को अपना आप एक बेबस शख्स लग रहा था जिसके सामने उसकी अपनी दुल्हन खड़ी उसकी और उसके खानदान की सादगी का मजाक उड़ा रही थी। तुम्हारा दिफा, और वो भी इस तरह की साजिश करके? मेहराब की आवाज में अब गहरा दुख और गुस्सा घुल मिल गया था। तुम जानती हो तुम्हारी साजिश की वजह से क्या तूफान आया? मेरे बाप ने मेरी मर्जी के खिलाफ मुझसे निकाह मुसन्नत कर दिया और तुम यहाँ खड़े होकर अपनी इस गुनाह का दिफा का नाम दे रही हो।
महराब की इस जज्बाती वार पर मिशाल के चेहरे की मुस्कुराहट एक लम्हे के लिए मध्यम पड़ी, लेकिन उसने खुद को फौरन संभाल लिया। वो नहीं चाहती थी कि महराब के सामने वो किसी भी सूरत कमजोर पड़े। मुझे नहीं मालूम था कि बात इतनी आगे जाएगी, लेकिन जो कुछ भी हुआ वो अब हो चुका और तुम उसे बदल नहीं सकते। मिशाल का लहजा थोड़ा सा संजीदा हो गया था, लेकिन उसमें अकड़ अभी भी मौजूद थी। महराब की सांसें अभी भी तेज चल रही थी और उसकी आंखें मिशाल के चेहरे के हर जाविये का जायजा ले रही थी। वो लड़की जो कुछ देर पहले उसे एक बोझ लग रही थी, अब वो उसे एक मुआयमा लग रही थी जिसे वो हर हाल में हल करना चाहता था। महराब ने अपने गुस्से को कदरे काबू किया और उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा, तुमने ये सब क्यों किया मिशाल? आखिर तुम्हें इस सारे ड्रामे से क्या मिलना था? उसकी आवाज में अब वो पहली सी गर्ज नहीं थी, बल्कि एक जानने की तलब थी। मिशाल ने उसके बदलते हुए लहजे को महसूस किया, लेकिन वो अभी भी अपने दिफाई हॉल से बाहर आने को तैयार नहीं थी। उसने अपने बाजू महराब की गिरफ्त से छुड़ाए और दूसरी तरफ मुंह फेर गई। मुझे तुम्हें कोई वजह बताने की जरूरत नहीं है, तुम बस इतना जान लो कि मैं तोतली नहीं हूँ और अब ये ड्रामा खत्म हो चुका है। मिसाल की इस बेरुखी ने महराब की बर्दाश्त को एक बार फिर से आजमाया। वो जो उसके बेहद करीब खड़ा उसकी बात समझने की कोशिश कर रहा था, एकदम पीछे पलटा और उसके चेहरे पर एक सर्द महरी छा गई। ठीक है, अगर तुम वजह नहीं बताना चाहती तो मत बताओ, लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो। महराब ने अपनी उंगली उसकी तरफ उठाई और उसके अल्फाज में एक कड़वाहट थी। मैं तुम्हारा ये धोखेबाज वजूद इस कमरे में मजीद एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम अभी और इसी वक्त इस कमरे से बाहर निकल जाओ और जाकर जहां मर्जी सो जाओ, लेकिन मेरे सामने मत रहो। महराब की इस बात पर मिशाल के चेहरे की रंगत एकदम से बदली। वो भी अपने नाम की एक ही थी और यूं रात की इस पहर किसी और का उसे अपने कमरे से बाहर निकलने का हुक्म देना उसकी अना के खिलाफ था। उसने फौरन पलटकर महराब को देखा और उसकी आंखों में वही पुरानी जिद लौट आई। मैं क्यों इस कमरे से बाहर निकलूं? ये जितना तुम्हारा कमरा है उतना अब मेरा भी है। हमारा निकाह हुआ है और शरई तौर पर मैं इस कमरे की हकदार हूँ। तुम मुझे यहाँ से नहीं निकाल सकते। मिशाल का लहजा बिल्कुल दो टोक था और वो अपनी जगह से एक इंच भी हिलने को तैयार नहीं थी। महराब ने हैरानी से उस डीठ लड़की को देखा जो अपनी इतनी बड़ी गलती के बावजूद उल्टा उसी पर हक जता रही थी। तुम वाकई बहुत डीठ हो। इतना सब करने के बाद अब तुम मुझ पर शरई हकूक जा रही हो। महराब ने कदरे ऊंची आवाज में कहा। मिशाल ने भी उसी तेजी से जवाब दिया, हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारी बीवी हूं और तुम मुझे इस तरह धक्के देकर बाहर नहीं निकाल सकते। अगर तुम्हें मुझसे इतनी ही चिढ़ है तो तुम खुद बाहर जाकर सोफे पर सो जाओ। ये कहकर मिशाल ने अपना दुपट्टा उतारा और बड़े इत्मीनान से बिस्तर के कोने पर जाकर बैठ गई। महराब उसकी इस हरकत पर दांत पीसता रह गया। उसका दिल चाह रहा था कि उसे बाजू से पकड़े और कमरे से बाहर फेंक दे, लेकिन वो चाहता था कि बाहर घर वाले सो रहे हैं और अगर उसने कोई हंगामा किया तो बात सब तक पहुंच जाएगी, और वो भी इस सच्चाई को सबके सामने लाने के लिए तैयार नहीं था। और फिलहाल इस बहस में कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। महराब ने उसे एक आखिरी गसीली नजर से देखा और खुद भी थक हार कर बिस्तर के दूसरे कोने में लेट गया। दोनों के दरमियान बिस्तर पर एक बहुत बड़ा फासला था, लेकिन इस फासले के बावजूद उनके जहन एक दूसरे के ख्यालात से उलझ रहे थे। महराब छत को घूरते हुए मुसलसल यही सोच रहा था कि आखिर इस लड़की ने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला था, और सुबह होती ही उस सबको उसकी सच्चाई लाजमी बताएगा। इसी कश्मकश में उन दोनों को बलाखिर नींद आ गई। दूसरी तरफ रात का वो भोजल और अजियतनाक पहर गुजर चुका था और सुबह की रोशनी कमरे की खिड़की से अंदर आ रही थी। अरमान शाह अपने मखसूस और पुरवकार अंदाज में तैयार हो रहा था। उसने अपना सूट पहना और टाई की नाट दुरुस्त करते हुए आईने में खुद को देखा। उसका चेहरा हस्बे मामूल स्मार्ट और जज्बात से आरी था। मिनिस जो रात पर सोफे पर सुकड़ी हुई जागती रही थी, उसकी आहट सुनकर उठ बैठी। उसकी आंखों के नीचे हल्के पड़ चुके थे और उसका चेहरा रात पर रोने की वजह से सूजा हुआ था। उसने डरते डरते अरमान की तरफ देखा जो उस वक्त अपने हाथ में घड़ी पहन रहा था और उसकी तरफ से मुकम्मल तौर पर बेनियाज था। बिनिश ने एक लंबी सांस ली और अपनी हिम्मत को मुश्तबा करते अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। जानती थी कि उस शख्स से बात करना कितना मुश्किल है, लेकिन अपने बीमार बाप की खातिर उसे ये कड़वा घूंट भी पीता था। आहिस्ता आहिस्ता कदमों से चलती अरमान के पीछे आकर खड़ी हो गई।
अरमान ने आईने में उसका अक्स देखा, लेकिन कोई तवज्जो नहीं थी और अपना परफ्यूम उठाकर लगाने लगा। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। विनिश की आवाज धीमी लेकिन उसमें एक इल्तजा थी। अरमान ने परफ्यूम की बोतल वापस रखी और बिना मुड़े अपनी आस्तीनों की कफ दुरुस्त करते हुए बोला, कहो क्या बात है, मुझे देर हो रही है। उसका लहजा कोड़ा और कारोबारी था। वो रात आपने कहा था ना कि आप सुबह मुझे पैसे दे देंगे, तो क्या आप मुझे वो 10 लाख रुपए दे सकते हैं? और प्लीज मुझे अस्पताल तक छोड़ दें। मेरे पापा वहाँ अकेले हैं, वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे। विनिश ने अपनी बात जारी रखी और जल्दी जल्दी मुकम्मल की ताकि अरमान नाराज ना हो जाए। अरमान ने एकदम पलट कर उसे देखा। उसकी आंखों में वही पुराना गुस्सा लौट आया। इतनी भी क्या जल्दी है? तुम्हें 10 लाख की पड़ी हुई है। यही हूं मैं, कहीं नहीं भाग रहा। अरमान की इस तरह तंज करने पर विनिश का दिल एकदम से बुझ गया। बात जल्दी की नहीं है, मेरे बाबा की सर्जरी होनी है और अस्पताल वाले पैसों के बगैर कुछ नहीं करेंगे। मैंने आपकी शर्त मान ली है, तो अब आप भी अपना वादा पूरा करें। विनिश की आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन उसने उन्हें गिरने नहीं दिया। अरमान ने उसे ऊपर से लेकर नीचे तक देखा और उसके चेहरे पर एक तलख मुस्कुराहट उभरी। शर्त मानी है तुमने मुझ पर, कोई एहसान नहीं किया। मैंने तुम्हें 3 माह के लिए खरीदा है और उसकी कीमत मैं तुम्हें लाजमी दूंगा, लेकिन तुम मुझ पर अपनी ये शर्तें मुसल्लत नहीं कर सकती। अरमान की इस एक जुमले ने विनिश को अंदर तक तोड़ कर रख दिया। उसे अपनी मजबूरी का इस कदर भयानक और नंगा एहसास इससे पहले कभी नहीं हुआ था। मैं अपना वादा पूरा करूंगा, लेकिन जब मेरा दिल चाहेगा। और खबरदार जो तुमने दोबारा मुझसे इस तरह पैसों की डिमांड की। अरमान ने अपनी उंगली उठाकर उसे सख्ती से वार्न किया और फिर अपनी गाड़ी की चाबियां उठाकर कमरे से निकल गया। विनिश वहीं खड़ी की खड़ी रह गई। उसके कानों में अरमान के वो अल्फाज गूंज रहे थे कि उसने 3 माह के लिए खरीदा है। वो सोफे पर गिर गई। उसकी आंखों से आंसू बेख्तियार बहने लगे। वो अपनी किस्मत को रो रही थी कि उसने किस पत्थर दिल इंसान से अपने बाप की जिंदगी की भीख मांगी थी, जो उसकी मजबूरी का यूं मजाक उड़ा रहा था। वो भी रो ही रही थी कि अचानक कमरे का दरवाजा खुला। विनिश को लगा शायद अरमान वापस आ गया है। वो जल्दी से अपने आंसू साफ करती खड़ी हो गई, लेकिन दरवाजे पर अरमान नहीं बल्कि रजब शाह खड़े थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी संजीदगी और सख्ती थी। विनिश उन्हें देखकर घबरा गई और उसने अपना दुपट्टा ठीक करते हुए सर झुका लिया। रजब शाह आहिस्ता कदमों से चलते उसके करीब आए और उन्होंने विनिश को एक नजर देखा जिसमें हमदर्दी कम और बेजारी ज्यादा थी। उन्होंने एक कोट की जेब से चेकबुक निकाली और उसमें से एक चेक फाड़ कर विनिश की तरफ बढ़ा दिया। विनिश ने हैरानी से उस चेक की तरफ देखा और फिर रजब शाह की आंखों में झांका। ये लो, ब्लैंक चेक है। इस पर तुम्हें जितने पैसे चाहिए वो भर लो और मेरे बेटे की जिंदगी से निकल जाओ। मैं जानता हूँ तुमने मेरे बेटे से शादी सिर्फ पैसों के लिए की है। रजब शाह के अल्फाज किसी बम की तरह विनिश के दिमाग पर गिरे थे। वो जानती थी कि ये लोग उसे पैसों के लालची समझ रहे हैं, लेकिन इस तरह से पैसे देकर घर से निकालने की बात ने उसकी अना को बुरी तरह से मजरूह किया था। सर, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए, आप गलत समझ रहे हैं। विनिश ने चेक लेने से साफ इनकार कर दिया। उसकी आंखों में एक अजीब सी खुददारी थी, जिसे सुनकर रजब शाह के माथे पर सिलवटें पड़ चुकी थी। तुम्हारा और मेरे बेटे का निकाह सिर्फ एक वक्ती गुस्सा था, जिसका निशाना तुम बनी हो। और मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम जैसी लड़कियां पैसों के लालच में इस तरह के मुआहदे करती हैं। इसलिए ये पैसे लो और इस घर से चले जाओ। हम तुम्हें इस घर की बहू कभी नहीं मानेंगे। रजब शाह ने वो चेक जबरदस्ती विनिश के हाथ में थमाया और उसकी बात सुने बगैर तेजी से कमरे से निकल गए। विनिश उस खाली चेक को हाथ में पकड़े वहीं खड़ी रह गई। वो उन लोगों की नजर में सिर्फ एक बकाऊ और लालची लड़की थी, जिसने पैसों के लिए उनके बेटे को फंसाया था। उसका दिल चाह रहा था कि वो ये चेक फाड़ कर उनके मुंह पर मार दे, लेकिन उसी लम्हे से अपने बाप का वो बीमार चेहरा याद आ गया, जो अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा उसकी राह देख रहा था। वो जानती थी कि अगर उसने ये पैसे ना लिए तो उसका बाप मर जाएगा, और अरमान का रवैया देखकर उसे इससे कोई उम्मीद नहीं थी। उसने वो चेक अपने पुराने से बैग में रखा और अपनी आंखों से आंसू साफ करते एक लंबी और बोझल सांस ली। आज उसे अपनी इस खुददारी और इज्जत नफ्स का गला घोटना था, जिसे उसने सारी जिंदगी अपनी सीने से लगा कर रखा था। उसे अब हर हाल में अस्पताल जाना था, चाहे उसके लिए उसे इन लोगों की दी हुई इस जिल्लत को भी बर्दाश्त क्यों ना करना पड़े।
सुबह की रोशनी कमरे में पूरी तरह से फैल चुकी थी और मेहराब शीशे के सामने खड़ा अपने बाल बना रहा था। उसका चेहरा बिल्कुल स्मार्ट था और रात वाली बहस के बाद उसने मिशाल से एक लफ्ज भी नहीं कहा था। मिशाल बिस्तर पर बैठी उसे देख रही थी और उसे अंदाजा था कि मेहराब के दिमाग में क्या चल रहा है। वो जानती थी ये खामोशी किसी बहुत बड़े तूफान का इशारा है। मेहराब ने कंघी मेज पर रखी और दरवाजे की जानिब कदम बढ़ाए तो मिशाल तेजी से अपनी जगह से उठी और जाकर दरवाजे के बिल्कुल आगे खड़ी हो गई। तुम कहाँ जा रहे हो? मिशाल की आवाज में एक हल्की सी घबराहट थी। मेहराब ने उसे एक सर्द निगाह से देखा और बोला, मैं नीचे जा रहा हूँ ताकि सब घर वालों को बता सकूं कि तुम कितनी बड़ी फनकार हो। तुमने हम सबको कैसा बेवकूफ बनाया है। मेहराब ने हाथ के इशारे से उसे साइड पर होने का कहा, लेकिन विशाल अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिली। तुम किसी से कुछ नहीं कहोगे। अगर तुमने किसी से कुछ कहा तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। विशाल ने उसे धमकी देने की कोशिश की, लेकिन मेहराब के चेहरे पर एक तंजिया मुस्कुराहट उभर आई। तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगी मिशाल? तुमने जो बिगाड़ना था वो बिगाड़ चुकी हो। अब मेरी बारी है। मेहराब ने दरवाजे का हैंडल पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन मिशाल ने फौरन उसका हाथ पकड़ लिया। सबको बताने से पहले तुम्हें मेरी पूरी बात सुननी होगी मेहराब। मिशाल का लहजा थोड़ा नरम पड़ गया था। मेहराब ने अपना हाथ उसकी गिरफ्त से छुड़ाया और अपने दोनों हाथ सीने पर बांधकर उसके सामने खड़ा हो गया। ठीक है, फिर मुझे सच सच बताओ, तुमने ये सारी साजिश क्यों खेली? मेहराब की आवाज में कोई गुस्सा नहीं था, बल्कि गहरी उलझन थी जिसे वो सुलझाना चाहता था। मिशाल ने एक लंबी सांस ली और नजरें झुकाकर अपने दुपट्टे के किनारे को उंगलियों में उलझाने लगी। उसके लिए सच बताना आसान नहीं था, लेकिन अब उसके पास और कोई रास्ता भी तो नहीं था ना, क्योंकि मेहराब दरवाजे पर खड़ा था। जब मेरे घर वालों ने मुझे लड़के की तस्वीर दिखाई थी तो उस तस्वीर में अरमान के साथ तुम खड़े थे। मिशाल ने बोलना शुरू किया तो मेहराब के माथे पर सिलवटें पड़ गई। वो बहुत ध्यान से उसकी बात सुनने लगा। मुझे अरमान से कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन उस तस्वीर में तुम्हें देखकर मुझे लगा कि मेरा रिश्ता तुम्हारे साथ तय हो रहा है, और मेरे घर वालों ने भी नाम बताने में अजीब सी उलझन पैदा कर दी थी। मिसाल की आवाज आहिस्ता आहिस्ता साफ और पुरएतमाद हो रही थी। मैंने दिल ही दिल में तुम्हें अपना बना लिया था और मैं इस शादी के लिए बहुत खुश थी, लेकिन ऐन शादी वाले दिन जब मैंने सुना कि दुल्हा तुम नहीं बल्कि अरमान शाह है, मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मेहराब सुन होता जा रहा था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि कोई लड़की सिर्फ एक तस्वीर और गलतफहमी की बुनियाद पर इतनी बड़ी साजिश कर सकती है। मैं किसी ऐसे इंसान से शादी नहीं कर सकती थी जिसे मैं पसंद नहीं करती। विशाल ने मेहराब की आंखों में देखते हुए कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, इसलिए मैंने अपनी कजन सना को बुलाया और उसे कहा कि वो किसी तरह लड़के वालों में ये बात फैला दे कि मैं तोतली हूँ। मुझे लगा जब अरमान को ये बात पता चलेगी तो वो खुद ही इस शादी से इनकार कर देगा और मेरी जान छूट जाएगी। विशाल की सारी बात सुनकर मेहराब ने सदमे से अपना सर पकड़ लिया। क्या तुम पागल हो विशाल? तुमने सिर्फ एक गलत फहमी की वजह से इतनी बड़ी गेम खेल ली। तुम्हें अंदाजा भी है कि अगर अरमान भाई इस तरह सेक्रेटरी से शादी करके ना आते तो कल रात हमारी खानदान के बीच क्या होता? तुमने अपनी पसंद के लिए सबकी इज्जत दांव पर लगा दी। मेहराब का लहजा तलख हो गया था और विशाल की इस हमाकत पर हैरान था। मैंने इतना आगे का नहीं सोचा था मेहराब, मैं बस अरमान से शादी नहीं करना चाहती थी, और तुम देखो अल्लाह की तरफ से क्या मौजा हुआ कि अरमान ने इनकार किया और मेरे बाबा ने जबरदस्ती मेरी शादी तुमसे करवा दी। मिशाल ने बड़ी मासूमियत से कंधे उचकाए जैसे उसे कोई बहुत अच्छा काम किया, और तुम वाकई पागल हो और अब तुम चाहती हो कि मैं इस पागलपन को मान लूं और घर वालों से कुछ ना कहूं। मेहराब ने गुस्से से कहा, देखो मेहराब, अब जो होना था वो हो चुका है। तुमने खुद मुझे निकाह में कबूल किया है। अगर तुम अपने घर वालों को बताओगी तो बात और बिगड़ेगी, इसलिए बेहतर है कि तुम चुप रहो। मिशाल ने उसे समझाने की कोशिश की। मेहराब के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। वो जानता था कि अगर उसने अब ये सच बाबा को बताया तो उसकी जान ले लेंगे, क्योंकि तोतली वाली बात उसने खुद अरमान को बताई थी। मेहराब ने गुस्से से दरवाजा छोड़ा और वापस कमरे में आकर बैठ गया। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो किस मुसीबत में फंस गया है, लेकिन वो मिशाल की सच्चाई फिलहाल घर वालों से छुपाने पर मजबूर हो गया था। कुछ देर बाद दोनों नाश्ते के लिए नीचे आ गए।
کھانے کے کمرے میں رجب شاہ اور ان کی اہلیہ پہلے سے موجود تھے اور ان کے چہروں پر سنجیدگی تھی۔ ارمان بھی ٹیبل کے کونے میں بیٹھا خاموشی سے اپنی چائے پی رہا تھا۔ محراب اور مشال کو ایک ساتھ کمرے میں آتا دیکھ کر سب نے سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا۔ مشال نظریں چکائے محراب کے ساتھ آ کر کرسی پہ بیٹھ گئی۔ محراب کا چہرہ سپاٹ تھا۔ اس نے کسی کی طرف دیکھے بغیر اپنی پلیٹ میں ناشتہ نکالنا شروع کر دیا۔ ارمان نے چائے کا کپ لبوں سے لگایا اور اس کی نظر مشال پر پڑی۔ اسے ابھی بھی یہی لگ رہا تھا کہ مشال گونگی یا توتلی ہے اور اسے اس لڑکی کو دیکھ کر ایک عجیب سی الجھن ہو رہی تھی۔ پھر اس کی نظر محراب پڑ گئی جو بڑے سکون سے بیٹھا تھا۔ اس نے اپنے نیپکن اتارا اور اسے کرسی کو پیچھے دھکیل کر کھڑا ہو گیا۔ ایکسکیوز می، ارمان نے سخت لہجے میں کہا اور تیز قدموں سے چلتا کھانے کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ رجب شاہ نے غصے سے اس کی گوشت کو دیکھا اور پھر محراب کی طرف دیکھا جو کہ خاموشی سے اپنا دوست کھا رہا تھا۔ گھر کا ماحول ابھی بھی بہت تناؤ کا شکار تھا اور کوئی بھی کھل کر بات نہیں کر پا رہا تھا، جبکہ دوسری طرف اوپر والے کمرے میں بنش کا ذکر تک کسی کی زبان پر نہیں آیا تھا۔ بنش رات سے ہی اسی کمرے میں بند تھی۔ صبح جب ارمان نے اسے وہ تلخ باتیں سنا کر گیا تھا، اس کے بعد رجب شاہ سے وہ بلینک چیک دے کر گئے تھے تو وہ پوری طرح سے ٹوٹ چکی تھی۔ وہ صوفے پر بیٹھی مسلسل رو رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ ناشتے کا وقت بھی کب کا گزر چکا تھا اور شام ہونے والی تھی، لیکن کسی ملازم نے آ کر اس سے نہیں پوچھا تھا کہ اسے کیا کھانا ہے یا پانی پینا ہے۔ وہ بھوکی پیاسی اسی کمرے میں قید تھی اور اسے باہر نکلنے کی بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اس گھر میں کوئی بھی اسے قبول نہیں کرنے کو تیار۔ وہ سب کی نظروں میں صرف ایک لالچی لڑکی تھی۔ اس کا گلا پیاس سے سوکھ رہا تھا، لیکن اس سے زیادہ اسے اپنے باپ کی فکر کھائی جا رہی تھی۔ اس کا موبائل فون جو اس نے اپنے بیگ میں رکھا ہوا تھا اچانک بجنے لگا۔ بنش نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے اور فون نکالا۔ اسکرین پر اسپتال کا نمبر چمک رہا تھا۔ اسے فوراً فون کان سے لگایا۔ ہیلو، بنش نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ دوسری طرف سے نرس کی آواز آئی جو بہت جلدی سے بول رہی تھی۔ بنش، آپ کے والد کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے۔ ان کا بلڈ پریشر مسلسل گر رہا ہے۔ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ ان کا آپریشن فوراً کرنا پڑے گا ورنہ ہم انہیں بچا نہیں پائیں گے۔ آپ جلدی سے پیسے جمع کروائیں تاکہ ہم سرجری شروع کر سکیں۔ نرس کی بات سن کر بنش کے ہاتھ سے فون گرتے گرتے بچا۔ اس کا دل اتنی تیزی سے دھڑکا کہ اسے اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔ جی، میں ابھی آ رہی ہوں، میں پیسے لے کر آ رہی ہوں، آپ پلیز میرے بابا کا خیال رکھنا، بنش نے روتے ہوئے کہا اور فون کاٹ دیا۔ اس نے جلدی سے اپنا بیگ کھولا اور اس میں سے رجب شاہ کا دیا ہوا وہ بلینک چیک نکالا۔ وہ چیک اس وقت اس کے باپ کی زندگی بچانے کا واحد راستہ تھا۔ بنش کے لیے چیک استعمال کرنا اپنی عزت نفس کو بیچنے کے برابر تھا، لیکن اس وقت اس کی عزت سے زیادہ اس کے باپ کی سانسیں اہم تھی۔ ارمان نے اس کی کوئی مدد نہیں کی تھی اور اسے اس حال میں اکیلا چھوڑ دیا تھا۔ بنش نے کمرے میں موجود سائڈ ٹیبل سے ایک پین اٹھایا اور روتے ہوئے اس چیک پر 10 لاکھ روپے کی رقم لکھ دی۔ اس کے ہاتھ بری طرح سے کانپ رہے تھے اور آنسو اس چیک کے کناروں کو گیلا کر رہے تھے۔ اس نے وہ چیک احتیاط سے طے کر کے اپنے بیگ میں رکھا اور کھڑی ہو گئی۔ اس نے اپنا دوپٹہ سر پر لیا اور خاموشی سے کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ گھر میں ڈھلتی دوپہر کا سکون تھا اور سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں آرام کر رہے تھے۔ کوئی ملازم بھی آس پاس نظر نہیں آ رہا تھا۔ بنش دبے قدموں چلتی سیڑھیاں اتری اور مین گیٹ سے ہوتی سیدھا سڑک پر آ گئی۔ اس نے ایک رکشہ روکا اور اسپتال کا راستہ بتا کر اس میں بیٹھ گئی۔ سارا راستہ وہ بس یہی دعا کرتی رہی کہ وہ وقت پر پہنچ جائے اور اس کے بابا کو کچھ نہ ہو۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے جب ارمان کی گاڑی شاہ ہاؤس کے پورچ میں آ کر رکی۔ وہ سارے دن آفس کے کاموں میں خود کو الجھائے رکھنے کی کوشش کرتا رہا تھا، لیکن اس کا دماغ بار بار بنش کی طرف جا رہا تھا۔ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ اس معمولی سی لڑکی کے بارے میں کیوں سوچ رہا ہے، لیکن اس کے آنسو اور وہ باتیں ارمان کو الجھن میں ڈال رہی تھی۔ وہ جان بوجھ کر اس پر غصہ کر کے گیا تھا تاکہ وہ اسے دبا کر رکھ سکے، لیکن اندر ہی اندر اسے احساس بھی ہو رہا تھا کہ اس نے صبح کچھ زیادہ ہی سختی کر دی تھی۔ اسے کمرے میں داخل ہوتے ہی اپنا کوٹ ملازم کو پکڑایا اور سیدھا سیڑھیاں چڑھ کر اپنے کمرے کی طرف گیا۔ اس نے دروازہ کھولا تو کمرہ بالکل خالی تھا۔ ارمان نے واش روم کا دروازہ چیک کیا لیکن وہ بھی خالی تھا۔ اس کے ماتھے پر سلوٹیں پڑ گئی۔ اسے باہر نکل کر کوریڈور میں کھڑی ملازمہ کو آواز دی، بنش کہاں ہے؟
अरमान ने कदरे सख्त लहजे में पूछा। मुलाजमा ने डरते डरते जवाब दिया, सर मैंने उन्हें बाहर जाते हुए देखा है। जब तक मैं उन्हें रोक पाती वो जा चुकी थी। वो बस रोती हुई गेट से बाहर चली गई। अरमान को यह सुनकर शदीद झटका लगा। उसने मुझे बताए बगैर घर से निकलने की हिम्मत कैसे की? मैंने उसे मना भी किया था कि वो इस घर से बाहर कदम नहीं रखेगी। अरमान का गुस्सा एकदम से आसमान पर पहुंच गया और उसने मुट्ठियां भींच ली। अरमान तेजी से मुड़ा और वापस सीढ़ियां उतरकर बाहर अपनी गाड़ी की तरफ भागा। उसे अंदाजा था कि वो कहाँ गई होगी, क्योंकि वो सुबह से अस्पताल जाने की जिद कर रही थी। उसने गाड़ी का दरवाजा खोला और फुल स्पीड में गाड़ी अस्पताल की तरफ दौड़ा दी। रास्ते में वो मुसलसल यही सोच रहा था कि इस लड़की में इतनी अकड़ और हिम्मत कहाँ से आ गई कि उसके हुक्म को मानने से इनकार कर दे। अरमान को लग रहा था कि बिनिश ने उसकी नाफरमानी करके उसकी अना को चैलेंज किया है और वो उसे इस बात की सजा देगा। गाड़ी अस्पताल के दरवाजे पर रुकी और अरमान तेजी से अंदर दाखिल हुआ। अस्पताल के कॉरिडोर में खामोशी थी और फिनाइल की मखसूस बू फैली हुई थी। वो तेज कदमों से चलता रिसेप्शन की तरफ बढ़ रहा था कि अचानक उसकी नजर कॉरिडोर के आखिर में रखी एक लोहे की बेंच पर पड़ी। बिनिश वहीं बैठी हुई थी। अपने घुटनों में सिर दिए बिल्कुल बेहिस्सो हरकत बैठी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसका हुलिया बता रहा था कि वो किस कदर परेशान और थकी हुई है। अरमान के कदम खुद ब खुद रुक गए। वो गुस्सा जो वो घर से लेकर चला था वो बिनिश की इस टूटी हुई हालत को देखकर कहीं गायब होने लगा था। उसने बिनिश को इतने करीब से इतने दुख में पहले कभी नहीं देखा था। वो धीरे कदमों से चलता हुआ उसके पास आया और खामोशी से उसे देखने लगा, जबकि बिनिश अपने इर्द गिर्द की दुनिया से बिल्कुल बेखबर अपने बाप की जिंदगी की दुआएं मांग रही थी। अरमान कुछ देर खामोशी से उसे देखता रहा, फिर उसके बिल्कुल करीब आकर खड़ा हो गया। बिनिश ने किसी के कदमों की आहट महसूस की और अपना सर उठाया। सामने अरमान को देखकर उसकी आंखों में खौफ और हैरानी उभरी। वो जल्दी से अपनी जगह से खड़ी हो गई और अपने दुपट्टे से आंसू साफ करने लगी। तुम यहाँ इस वक्त अकेली क्यों बैठी हो? और मुझे बताए बगैर घर से निकलने का तुमने सोचा भी कैसे? अरमान की आवाज में खफकी थी, लेकिन आवाज धीमी थी। बिनिश ने अपने दुपट्टे को मजबूती से पकड़ा और सिसकी लेते हुए बोली, मेरे पापा की तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि उनके दिमाग में ट्यूमर है और उनका फौरन ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैं आपको बताना चाहती थी, लेकिन आप मेरी बात सुने बगैर ही चले गए थे। मेरे पास इतना वक्त नहीं था कि मैं आपका इंतजार करती। बिनिश की बात सुनकर अरमान को एकदम से धचका लगा। ब्रेन ट्यूमर का सुनकर उसके अंदर एक अजीब सी उलझन पैदा हुई। उसने तो कभी जानने की कोशिश ही नहीं की थी कि उस लड़की की असल मजबूरी क्या है और वो इतनी बड़ी रकम क्यों मांग रही थी। उसे लगा जैसे उसने सुबह उस पर बिला वजह की सख्ती कर दी थी। अरमान ने एक लंबी सांस ली और अपने लहजे को थोड़ा नरम करते हुए कहा, तुम परेशान मत हो, मैं अभी जाकर काउंटर पर पैसे जमा करवाता हूँ ताकि वो लोग जल्दी से ऑपरेशन शुरू करें। तुम यहीं बैठी रहो, मैं आता हूँ। अरमान उसे तसल्ली देकर तेजी से रिसेप्शन की तरफ बढ़ गया। काउंटर पर बैठे शख्स ने अरमान को देखा तो अरमान ने उसे बिनिश के वालिद का नाम बताया और कहा कि उनके ऑपरेशन के जितने भी पैसे हैं वो जमा कर ले। उस शख्स ने कंप्यूटर में कुछ चेक किया और फिर अरमान की तरफ देखकर बोला, सर उनके बकाया जात और ऑपरेशन की फीस तो कुछ देर पहले ही जमा हो चुकी है। उनकी बेटी ने हमें एक चेक दिया था जो हमने कैश के लिए रख लिया है। अरमान ने हैरानी से उस शख्स को देखा। कैसा चेक? मेरी बीवी के पास तो इतने पैसे नहीं थे कि वो चेक दे सके। आप मुझे वो चेक दिखा सकते हैं? काउंटर वाले ने एक फाइल खोली और उसमें से वो चेक निकालकर अरमान के सामने रख दिया। अरमान की नजर जैसे ही उस चेक पर पड़ी, उसके दिमाग में साए साए होने लगा। उस चेक पर उसके बाप रजब शाह के दस्तखत मौजूद थे। अरमान ने उस चेक को अपने हाथ में लिया और उसे लगा जैसे किसी ने उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा। वो लड़की जो कुछ देर पहले तक उसके सामने मासूमियत का रोना रो रही थी, वो असल में उसके बाप से पैसे लेकर आई थी। अरमान का वो सारा एहसास नदामत जो उसे कुछ देर पहले महसूस हो रहा था, वो एकदम से शदीद गुस्से में बदल गया। उसने वो चेक सख्ती से अपनी मुट्ठी में भींचा और तेज कदमों से वापस उसी बेंच की तरफ आया जहां बिनिश बैठी रो रही थी। अरमान मुड़ा, पूरा चेक बिनिश के सामने किया और उसकी आंखों में देखकर दांत पीसते हुए बोला, ये क्या है बिनिश? तुमने मुझसे झूठ बोला। तुम्हारे पास पैसे नहीं है और तुमने मेरे बाप से पैसे लिए। तुम इतनी गिरी हुई हरकत कैसे कर सकती हो? बिनिश ने अरमान के हाथ से वो चेक देखा तो उसके रंग उड़ गए।
उसने जल्दी से नफी में सर हिलाया और अरमान की तरफ देखते रोते हुए बोली, मैंने उनसे पैसे नहीं मांगे थे, उन्होंने खुद मुझे ये चेक दिया था और कहा था कि मैं ये पैसे लेकर आपकी जिंदगी से निकल जाऊं। अरमान ने तंजिया हंसी हंसी और उसकी बात काटते हुए बोला, और तुमने वो पैसे ले लिए? तुम जैसी लड़कियों का ना यही मसला होता है कि तुम मासूमियत का लबादा ओढ़ कर लोगों को बेवकूफ बनाती हो और फिर उनकी मजबूरी का फायदा उठाती हो। मैं सुबह कितना गलत था जो तुम्हारे आंसुओं को सच समझ बैठा। तुम तो एक नंबर की झूठी और फरेबी लड़की हो। बिनिश ने अरमान के हाथ पकड़ने की कोशिश की। प्लीज अरमान, मेरी बात का यकीन करें, मैंने ये पैसे सिर्फ अपने पापा की जान बचाने के लिए लिए थे। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। अस्पताल वाले उन्हें निकाल रहे थे। मैं ये पैसे आपको वापस कर दूंगी, बस एक बार उनका ऑपरेशन हो जाए। बिनिश रो रो कर उसे सफाइयां दे रही थी, लेकिन अरमान के दिमाग पर इस वक्त गुस्से का भूत सवार था। उसने अपना हाथ एक झटके से पीछे खींचा और बिल्कुल स्पार्ट लहजे में बोला, तुम्हारे बाप के ऑपरेशन के लिए जितने पैसे लगेंगे वो मैं दूंगा, लेकिन एक बात याद रखना, आज के बाद मेरा और तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। यह निकाह सिर्फ एक कागज का टुकड़ा था जिसे तुमने पैसों के लिए इस्तेमाल किया, और मैं आज ही इस रिश्ते को खत्म कर दूंगा। अरमान की ये बात सुनकर बिनिश उसे बेबसी से देखती रह गई। उसके मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकल सका। अभी अरमान वहां से मुड़ने ही लगा था कि अचानक ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला और एक डॉक्टर तेजी से बाहर निकला। डॉक्टर के चेहरे पर मायूसी और अफसोस था। बिनिश ने डॉक्टर को देखा तो वो भाग कर उसके पास गई। मेरे पापा कैसे हैं डॉक्टर? उनका ऑपरेशन हो गया ना? वो ठीक तो है ना? बिनिश ने डॉक्टर का बाजू पकड़कर बेताबी से पूछा। डॉक्टर ने एक लंबी सांस ली और नजरें झुकाकर बोला, आई एम सॉरी, हम उन्हें बचा नहीं सके। उनका ट्यूमर बहुत ज्यादा फैल चुका था और सर्जरी से पहले ही उनका दिल काम करना छोड़ गया। हमने बहुत कोशिश की लेकिन वो इस दुनिया से जा चुके हैं। डॉक्टर के अल्फाज किसी गोली की तरह बिनिश के सीने से उतरे। उसे लगा जैसे किसी ने उसकी सांसें छीन ली। वो एकदम पीछे हटी और उसकी टांगों में जान न रही। वो फर्श पर गिरने ही वाली थी कि अरमान ने तेजी से आगे बढ़कर उसे मजबूत बाजू का सहारा देकर थाम लिया। बिनिश का जहन बिल्कुल सुन्न हो चुका था। उसने एक नजर अरमान को देखा और फिर उसकी आंखों से आंसुओं का एक ऐसा सैलाब उमड़ आया जिसे रोकना नामुमकिन था। वो अरमान के सीने से लग गई और उसने फूट फूट कर रोना शुरू कर दी। उसकी आवाज में इतना दुख और तकलीफ था कि अरमान के दिल के अंदर तक वो दर्द उतर गया। वो लड़की जो कुछ देर पहले तक अरमान के ताने और सख्त बातें सुन रही थी, अब वो मुकम्मल तौर पर यतीम और तन्हा हो चुकी थी और इस दुनिया में उसका कोई नहीं बचा था। अरमान के हाथ खुद ब खुद बिनिश के कंधों पर चले गए। वो उसे खुद से दूर करने की बजाय उसे अपने सीने से लगाए खड़ा था। बिनिश उसकी शर्ट को मुट्ठियों में जकड़े हुए रो रही थी और बार बार कह रही थी, मेरे पापा पापा मुझे छोड़ गए, अब मैं क्या करूंगी? मेरा तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है। अरमान का वो सारा गुस्सा और सारी गलत फहमियां जो उसके दिमाग में चल रही थी वो बिनिश के उन आंसुओं में बह गई। उसे पहली बार शिद्दत से एहसास हुआ कि ये लड़की वाकई कितनी मजबूर थी और उसने अपने बाप की जान बचाने के लिए अपनी इज्जत नफ्स तक को मार दिया। अरमान को खुद पर गुस्सा आने लगा कि उसने बिना सोचे समझे उस पर इतने बड़े बड़े इल्जाम लगा दिए थे और उसके दर्द को समझने की कोशिश तक नहीं की। उसने बिनिश के सर पर हाथ रखा और उसे हल्के से थपथपाते हुए बोला, तुम अकेली नहीं हो बिनिश, मैं हूं तुम्हारे साथ। तुम रो मत प्लीज, अपने आप को संभालो। अरमान की आवाज में एक अजीब सी अपनायत और दर्द था। उसने बिनिश को सहारा देकर पास बड़ी बेंच पर बिठाया और खुद भी उसके साथ बैठ गया और उसके आंसू साफ करने लगा। बिनिश बस रोए जा रही थी और अरमान खामोशी से उसके पास बैठा उसे तसल्ली दे रहा था। वो उसके आंसुओं से भीगे चेहरे को देख रहा था और उसके दर्द को महसूस कर रहा था। अरमान के दिल की सख्त दीवारें टूटना शुरू हो गई थी और बिनिश ने अनजाने में उस मगरूर शख्स के दिल में अपनी एक खास जगह बना ली थी। अरमान ने फैसला कर लिया था कि उस लड़की को कभी तनहा नहीं छोड़ेगा, पर जो वो रिश्ते को खत्म करने की बात कर रहा था उसे उसने अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दिया। वो दोनों अस्पताल की उस बेंच पर बैठे थे। रात काफी गुजर चुकी थी और शाह उसके एक कमरे में मेहराब और मिशाल किसी करीबी रिश्तेदारों की शादी की दावत खाकर वापस आए थे। मिशाल ने खूबसूरत सा लिबास पहना हुआ था और वो आईने के सामने खड़े अपनी चूड़ियां उतार रही थी।
महराब ने अपना कोट उतारा और उसे कुर्सी पर फेंक कर बिस्तर पर लेट गया। उसने मिशाल की तरफ देखने से गुरेज की, क्योंकि जब से उसे मिशाल की सच्चाई का पता चला था उससे बात करने से कतराता था। मिशाल ने अपने बाल खोले और मुड़कर महराब को देखा, जो कि आंखें बंद किए लेटा था। वो धीरे कदमों से चलती हुई बिस्तर के पास आई और महराब के बिल्कुल करीब बैठ गई। महराब ने उसके बैठने की आहट महसूस की, लेकिन उसने अपनी आंखें नहीं खोली। मिशाल ने हल्के से मुस्कुरा कर उसे देखा और फिर अपनी उंगली से महराब की नाक को छुआ। महराब ने एकदम से अपनी आंखें खोली और उसे खफा सी नजरों से देखकर बोला, ये क्या हरकत है? आराम से सो जाओ, मेरा दिमाग खाने की जरूरत नहीं है, मुझे बहुत नींद आ रही है। मिशाल ने उसकी बात का बुरा मनाने की बजाय एक शरारती सी हंसी हंसी और उसके करीब होकर बोली, तुम मुझे पसंद नहीं करते क्या? या शायद तुम किसी और को पसंद करते हो, इसीलिए तुम मेरे पास नहीं आते और मुझसे इतने दूर दूर रहते हो। मिशाल की आवाज में एक मीठी सी छेड़छाड़ थी। महराब ने उसकी बात सुनकर एक लंबी सांस ली और उसकी तरफ से मुंह फेर लिया। मुझे किसी से कोई दिलचस्पी नहीं है और तुमसे तो बिल्कुल भी नहीं, तुम बस चुप करके सो जाओ। महराब ने खुद को सख्त जाहिर करने की कोशिश की, लेकिन मिशाल इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। उसने महराब के बाजू पर हाथ रखा और उसके मसल्स को दबाते हुए बोली, लेकिन मुझे तो दिलचस्पी है। वैसे कितने सख्त मसल्स हैं ना तुम्हारे, तुम रोज जिम जाते हो क्या? मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरा शौहर इतना फिट है। मिशाल की इस हरकत पर महराब के जिस्म में एक सनसनी सी दौड़ गई। उसने मिशाल का हाथ हटाने की कोशिश की, लेकिन मिशाल ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसकी हथेली पर अपनी उंगलियां फेरने लगी। मिशाल, क्या कर रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? महराब ने थोड़ा सा घबरा कर कहा, लेकिन उसकी आवाज में वो सख्ती नहीं थी जो वो दिखाना चाहता था। मिशाल ने उसकी आंखों में देखा और अपने चेहरे को महराब के चेहरे के मजीद करीब कर दिया। मैं अपनी मर्जी से तुम्हारी बीवी बनी हूँ महराब, और मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। तुम कब तक मुझसे भागोगे? मिशाल के इन अल्फाज ने महराब के अंदर छुपे हुए जज्बात को जगा दिया था। वो लड़की जो कल तक उसे एक मुसीबत लग रही थी, आज वो उसके इतने करीब थी और उस पर अपना हक जता रही थी। महराब ने एक लंबी सांस ली और उसकी नशीली आंखों में देखा, और बिलाशुबा वो बहुत हसीन लग रही थी कि उसे ही देखता ही रह गया और उसके सब्र का पैमाना झलक गया। उसने मिशाल की कमर में हाथ डाला और उसे एक झटके से अपने करीब कर लिया। चलो तो फिर आज तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि तुम्हारा शौहर कितना फिट है। मिशाल ने एक मदम सी हंसी हंसी और महराब के सीने से बजाहिर अपना सर रख दिया। महराब ने उसके बालों में उंगलियां फेरी और उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर उसके लबों पर अपने लब रख दिए। मिशाल के गालों पर हया की गहरी सुर्खी फैल गई थी। महराब ने उसे अपनी बाहों में समेटते हुए उसकी सारी दूरियां मिटा दी और उस रात उन दोनों ने एक दूसरे को मुकम्मल तौर पर दिलो जान से अपना लिया। अस्पताल की उस लंबी और तकलीफदार रात ने बिनिश की जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा उससे छीन लिया था, लेकिन उसी रात ने उसे एक ऐसा हमसफर भी दिया था जिसकी उसे उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत थी। अरमान का रवैया बिल्कुल बदल चुका था। वो शख्स जो कुछ घंटे पहले तक उसे ताने दे रहा था, और वो उसके दुख में बराबर का शरीक था। वो बिनिश को सहारा देकर गाड़ी तक ले आया और उसे बहुत आराम से अगली सीट पर बिठाकर वो ड्राइविंग सीट पर आ गया। गाड़ी शहर की सुनसान सड़कों पर चल रही थी और अंदर एक गहरी खामोशी थी। बिनिश की आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे। वो खिड़की से बाहर अंधेरे में खला को घूर रही थी। अरमान बार बार उसे देखता और उसका दिल बिनिश की इस खामोशी पर कट जाता। उसे अपना एक हाथ स्ट्रिंग्स में हटाया और बिनिश के कांपते हुए ठंडे हाथों को अपनी मजबूत हाथ में थाम लिया। बिनिश ने एक नजर उसके हाथ पर डाली और फिर अपना चेहरा दूसरी तरफ खामोशी से कर दिया। अरमान ने उसे रोने दिया, क्योंकि वो जानता था कि उस वक्त उसके अंदर का गुबार निकलना बहुत जरूरी है। शाह हाउस तक पहुंचने तक सुबह की रोशनी फैलना शुरू हो चुकी थी। अरमान ने गाड़ी रोकी और खुद उतरकर बिनिश की तरफ का दरवाजा खोला। बिनिश के कदमों में चलने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन अरमान ने उसका बाजू थाम कर उसे सहारा दिया और वो दोनों घर के अंदर दाखिल हुए। लाउंज में रजब शाह और उनकी अहलिया बैठे सुबह की चाय पी रहे थे। उन दोनों की सलाह एक साथ और बिनिश की रोती हालत देखकर वो परेशान हो गए। अरमान ने उनके करीब जाकर धीमी आवाज में बताया कि बिनिश के वालिद इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं। मौत की खबर सुनकर किसी भी इंसान का दिल नरम पड़ जाता है
اور ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ اور رجب شاہ نے دکھ کا اظہار کیا اور ارمان کی والدہ نے آگے بڑھ کر بنش کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ان کی آنکھوں میں ہمدردی آ گئی تھی اور انہوں نے تسلی دی، لیکن ان کے رویے میں ابھی بھی وہ اپنائیت اور گرم جوشی نہیں تھی جو ایک گھر کے فرد کے لیے ہونی چاہیے۔ ان کے دلوں میں ابھی بھی خلش تھی۔ بنش کو ان کے اس ملے جلے رویے سے اب کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اس نے اپنا سب سے پیارا رشتہ کھو دیا تھا اور اب اسے کسی کی ہمدردی یا قبولیت کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس کا سارا دھیان بس اپنے دکھ پر تھا اور اب اس کی واحد پناہ ارمان کا وجود تھا۔ ارمان یہ سب محسوس کر رہا تھا۔ اس نے اپنی ماں سے کہا کہ وہ بنش کو کمرے میں لے کر جا رہا ہے تاکہ وہ کچھ دیر آرام کر سکے۔ ارمان اسے لے کر سیڑھیاں چڑھا اور اپنے کمرے میں آ کر نرمی سے بستر پر بٹھا دیا۔ اس نے بنش کو پانی پلایا اور اسے تسلی دی۔ بنش، تم یہ مت سمجھنا کہ تم اب تنہا ہو، میں ہوں تمہارے ساتھ۔ بنش نے نم آنکھوں سے ارمان کو دیکھا۔ اس کے دل میں اس شخص کے لیے ایک عجیب سا احساس پیدا ہونے لگا جو کل تک اسے صرف اپنا دشمن لگتا تھا۔ تدفین کا تکلیف دہ مرحلہ بھی گزر چکا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بنش اپنے باپ کے دکھ سے باہر آنے لگی۔ دن پڑ لگا کر گزرنے لگے۔ ارمان نے اس دوران اس کا بہت خیال رکھا اور ہر چھوٹی بڑی چیز کا دھیان رکھا جس سے بنش کو تکلیف ہو سکتی تھی۔ گھر والوں کا رویہ بھی وقت کے ساتھ تھوڑا نرم تو ہوا، لیکن وہ پوری طرح سے قبول نہیں کر پائے تھے۔ بنش نے بھی اس بات کی پرواہ کرنا چھوڑ دی تھی کیونکہ اب اس کی دنیا ارمان کے گرد گھومنے لگی تھی۔ ارمان کے ساتھ اس کا رشتہ ایک معاہدے سے نکل کر ایک حقیقی اور خوبصورت رشتے میں بدل چکا تھا۔ ارمان کا مزاج قدرے روکھا اور سیدھا ضرور تھا، لیکن وہ بنش کے ساتھ ایک الگ ہی انسان بن جاتا تھا جس میں غصے سے زیادہ محبت اور پرواہ چھلکتی تھی۔ وہ ایک دوسرے کو مزید گہرائی سے سمجھنے لگے تھے۔ ایک رات ارمان کام سے واپس آیا تو بنش آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بال سنبھال رہی تھی۔ اس نے ایک ہلکے نیلے رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا اور وہ بہت دلکش لگ رہی تھی۔ ارمان نے اسے دیکھا تو اس کے چہرے پر ایک گہری مسکراہٹ آ گئی۔ وہ خاموشی سے چلتا اس کے پیچھے آیا اور اس کے کندھے پر اپنا چہرہ رکھ دیا۔ بنش اس کی اچانک قربت پر مسکرا تھی اور اس نے ارمان کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ بہت حسین ہو یار تم، ارمان نے آئینے میں اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا اور اس کی سانسوں کی تپش بنش کی گردن کو چھونے لگی۔ بنش نے مسکرا کر سر جھکا لیا اور اس کی آنکھوں میں ایک حیادار چمک ابھری۔ آپ نے جس طرح مجھے اس مشکل وقت میں سنبھالا ہے نا، میں ساری زندگی آپ کی شکر گزار رہوں گی۔ بنش کی آواز میں ایک سچائی تھی۔ ارمان نے اسے ایک جھٹکے سے اپنی طرف موڑا، اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، میاں بیوی کے رشتے میں شکریہ نہیں ہوتا بنش، تم میری بیوی ہو اور یہ میرا حق ہے کہ میں تمہیں ہر دکھ سے بچاؤں۔ ارمان کی آنکھوں میں ایک ایسی بے باکی اور محبت تھی جس نے بنش کی دھڑکنوں کو بے ترتیب کر دیا تھا۔ تم نے مجھے خریدا نہیں ہے بلکہ میں خود تمہیں اپنی زندگی کے لیے چن لیا ہے اور اب تم مجھ سے دور جانے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ ارمان نے یہ کہتے ہوئے بنش کو اپنے مضبوط حصار میں قید کر لیا۔ اس کی قربت میں ایک ایسا ٹھہراؤ اور سکون تھا جس نے بنش کے سارے دکھ مٹا دیے تھے۔ اس نے اپنا سر ارمان کے سینے پر رکھ دیا اور ارمان نے اسے اپنی باہوں میں سمیٹ کر اسے یہ احساس دلایا کہ اس کی زندگی کا سب سے قیمتی اثاثہ ہے۔ وہ سارے فاصلے اور سرد مہری جو ان کے درمیان ایک اونچی دیوار بن کر کھڑی تھی، آج ارمان کی اس بے باک اور جنونی محبت کی تپش میں پگھل کر راکھ ہو چکی تھی۔ ارمان کی گرم اور بے ترتیب سانسیں بنش کے چہرے کو چھو رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں ایک ایسی گہری اور سلگتی ہوئی طلب تھی جس نے بنش کے وجود کو اندر تک پگھلا دیا تھا۔ اس نے بنش کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھرا اور پھر اس کے ہونٹوں کے بے حد قریب جھکتے ہوئے اسے وہ مقام دیا جس کی وہ حقدار تھی۔ اس پل میں وہ دیوانگی تھی جس میں وہ ایک دوسرے کے وجود کو محسوس کرتے ہوئے اپنی پچھلی ساری تلخیاں بلا کر ایک ہو چکے تھے۔ کمرے کی تنہائی میں ان کی دھڑکنیں ایک ہی ردم پر دھڑک رہی تھی اور ان کا رشتہ اب محض ایک معاہدے کی قید سے نکل کر جذبوں کی انتہائی گہرائی تک پہنچ چکا تھا، جہاں کوئی شرم کوئی ہچکچاہٹ باقی نہیں رہتی۔ وہاں جسم اور روح کی حدیں مٹ جاتی ہیں اور باقی رہتی ہے تو صرف ایک دوسرے کی ناختم ہونے والی پیاس اور وہ چاہت جس میں انسان اپنا آپ بھی مکمل طور پر بھول جاتا ہے۔ گھر کا ماحول اب کافی بہتر ہو چکا تھا اور ایک طویل عرصے کے بعد سب لوگ ناشتے کی میز پر ایک ساتھ جمع تھے۔ ارمان جو خاموشی سے اپنا دوست کھا رہا تھا،
अचानक चाय का कप नीचे रखते बोल पड़ा, इस नकम्मे का वलीमा हो सकता है तो फिर मेरा क्यों नहीं बाबा? अरमान की इस अचानक बात पर टेबल पर एकदम खामोशी छा गई और सब उसे देखने लगे। मेरा भी तो निकाह हुआ है और बिनिश भी इस घर की बहू है, तो मेरा वलीमा भी होना चाहिए। अरमान ने बड़े इत्मीनान से अपनी बात मुकम्मल की तो रजब शाह ने उसे घूरा और उनके लहजे में एक शदीद गुस्सा उभरा। तुम किस मुंह से ये बात कर रहे हो अरमान? तुमने उस दिन मेरी इज्जत का जो तमाशा बनाया था वो हम भूले नहीं है। तुम अपनी मर्जी से और हम सबकी मर्जी के खिलाफ एक लड़की को इस घर में ले आए और अब तुम मुझसे वलीमे का कह रहे हो? रजब शाह की आवाज कमरे में गूंजी, लेकिन अरमान अपनी बात पर कायम रहा। वो लड़की अब मेरी बीवी है बाबा, और अगर इस घर में एक बेटी की खुशी मनाई जा सकती है तो दूसरे की क्यों नहीं? मेरा भी तो हक बनता है ना कि मैं अपनी बीवी को सबके सामने वो मुकाम दूं जो उसे मिलना चाहिए। अरमान ने भी दो टोक अंदाज में जवाब दिया, हक की बात मत करो मुझसे। तुमने मेरा कौन सा हक अदा किया जो अब मुझसे मुतालबात कर रहे हो, और वो भी इतनी ढिठाई के साथ? रजब शाह का गुस्सा बढ़ने लगा था कि अचानक मेहराब ने फौरन अपनी टांग अड़ाई और अरमान को छेड़ते हुए बड़ी मासूमियत से बोला, हाँ बाबा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने बाप का कहा माना है और इस तोतली लड़की से शादी की। आपकी तरह नहीं जो ऐन वक्त पर मुंह छुपाकर भाग गया और अब वलीमे का कह रहा है। मेहराब के चेहरे पर एक शरारती मुस्कुराहट थी। वो अरमान को दो बदो जवाब देकर मजा ले रहा था। अरमान ने चाय का कप एक तरफ किया और मेहराब की तरफ देखकर एक गहरी और तंजिया नजर डाली। अब तुम मेरा मुंह ना ही खुलवाओ तो बेहतर है। मैं सब अच्छे से जान गया हूं कि तू कितनी तोतली है और तुम कितने शरीफ हो। अरमान की यह बात सुनकर मेहराब का रंग एकदम उड़ गया और उसके चेहरे की सारी शरारत गायब हो गई। उसे समझ नहीं आया था कि अरमान को ये सब कैसे पता चल गया। मेहराब ने घबराकर मिशाल की तरफ देखा जो खुद भी आंखें फाड़े हैरत से अरमान को दिख रही थी। अरमान ने मेहराब की वो आंखें दिखाई और एक ऐसा तासुर दिया जिसे वो अभी सारी हकीकत रजब शाह के सामने खोल देगा। मेहराब को लगा अगर उसने मजीद कुछ कहा तो अरमान सबके सामने उसका और मिशाल की उस साजिश का कच्चा छट्टा खोल देगा और फिर बाबा उसकी वो दरगत बनाएंगे कि उस सारी जिंदगी याद रखेगा। उसने फौरन अपना पंतरा बदला और रजब शाह की तरफ देखकर इंतहाई फर्मा बरदारी और मक्खन लगाने वाले अंदाज में बोला, बाबा, अब भाई कह रहे हैं तो इनका वलीमा कर ही दे। आखिर को आपको बड़े बेटे हैं, इनकी खुशी में ही हमारी खुशी है ना। ख्वामोखा बात बढ़ाने की क्या जरूरत है? वैसे भी अब सब ठीक हो ही गया है ना, तो खुशी मना लेनी चाहिए। मेहराब की इस कलाबाजी और अचानक बदली हुई वफादारी पर अरमान के लबों को एक मुस्कान छू गई और वो जान गया कि मेहराब उसकी धमकी से पूरी तरह से डर गया है। तुम एक नंबर के ढीठ और बेशरम इंसान हो मेहराब। अगर मिशाल तुमसे मोहब्बत ना करती होती ना तो फिर मैं भी तुम्हें बताता कि इस तरह की साजिश का क्या अंजाम होता है। अरमान ने मुस्कुराते उसके कान में सरगोशी की, जिस पर मेहराब ने फौरन मुंह बनाया। थोड़ा सा इज्जत और एहतराम से नाम ले, बीवी है वो मेरी। मेहराब ने अपनी बीवी पर हक जताते हुए कहा तो अरमान ने एक हल्का सा कहका लगाया, ज्यादा बकवास ना करो, वो मेरे लिए छोटी बहन की तरह है और मैं उसे जो चाहूं कह सकता। यूं दोनों भाइयों के दरमियान एक बहुत ही प्यारी और हल्की फुल्की नोकझोंक चलती रही, जिसे देखकर रजब शाह का गुस्सा भी बलाखिर पिघल गया। वो अपनी हंसी ना रोक सके। उन्होंने मुस्कुराते हुए दोनों के वलीमे की हामी भर ली और घर में एक बार फिर से खुशियों की तैयारियां शुरू हो गई। वलीमे की रात शाह उसका हाल रोशनियों से जगमगा रहा था। हर तरफ मेहमानों की चहल पहल और कहकों की आवाजें गूंज रही थी। स्टेज पर दो खूबसूरत जोड़े बैठे थे जो सबकी तवज्जो का मरकज बने हुए थे। अरमान और बिनिश एक साथ बहुत प्यारे लग रहे थे। अरमान की नजरों में बिनिश के लिए बेपनाह मोहब्बत थी जो छुपाई नहीं छुप रही थी। दूसरी तरफ मेहराब और मिशाल भी अपनी बातों और हंसी मजाक में मसरूफ थे और मिशाल अब सबके सामने बिल्कुल साफ और रवानी से बोल रही थी, पर इन चारों के चेहरे पर बिखरी हुई मुस्कुराहटें इस बात की गवाही दे रही थी कि उनके दिलों की हर उलझन और हर गलत फहमी अब हमेशा के लिए मिट चुकी है। तकदीर के खेल में कितने अजीब होते हैं ना। एक छोटी सी शरारत और गलत फहमी ने उन सबकी जिंदगियों में एक ऐसा तूफान खड़ा कर दिया था जिसने रिश्तों की कच्ची डोर को तोड़ने की पूरी कोशिश की। लेकिन जब दिलों में सच्चाई और मोहब्बत हो तो कोई भी तूफान रास्ते नहीं बदल सकता। अरमान ने मुस्कुराते हुए बिनिश का हाथ अपने हाथ में लिया और उसकी मोहब्बत भरी आंखों में देखते हुए खामोशी से गोया वही अहद कर लिया जिसे मेहराब और मिशाल भी एक दूसरे की मुस्कुराहट में पड़ रहे थे।
کہ اب چاہے زندگی انہیں کسی بھی موڑ پر لے جائے وہ بس میرا ہے۔